हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 19 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन। ये इसका 9th वीडियो है। हम इससे पहले 8 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और अब हम करीब करीब चैप्टर की एंड की तरफ ही चल रहे हैं। ठीक है, आज के इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, बेसिकली हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, पूरा हमारा किडनी का सिस्टम पढ़ते हैं कि किडनी किस तरह से यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालती है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किडनी के अलावा ऐसे और कौन से ऑर्गन्स हैं जो जिनका भी रोल रहता है बॉडी में एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का मतलब समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, या कोई वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से ऑर्गन्स है उसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की। देखो, लंग्स का काम क्या है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, लंग्स की वजह से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है और CO2 बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये भी अपने आप में क्या है, एक वेस्ट, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो अपनी बॉडी में किसी काम का नहीं रहता। प्लस बीइंग एसिडिक, CO2 आप सबको पता रहेगा एसिडिक रहता है। तो जब ये एसिडिक है तो ये जो है इट इज़ हार्मफुल, है ना। एसिडिक है तो ये हार्मफुल है। ये अगर CO2 आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का pH कम हो जाता है, तो ये हार्मफुल रहता है। इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है और इसको बॉडी से बाहर निकालता है लंग्स। तो बेसिकली लंग्स एक तरह से एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, एक वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि सर CO2 बॉडी में आती कहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, CO2 एक वेस्ट है। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा, किडनी के बारे में पढ़ा और वहाँ पे डिस्कस किया था कि बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट्स कहाँ से आते हैं। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट आप बात करते हो, अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड, तो ये बॉडी में एंटर कहाँ से होते हैं, आई मीन या बॉडी में ही बनते हैं, इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि इनका सोर्स क्या है, क्योंकि हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको केवल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता देता हूँ जो लंग्स एक्सक्रीट करते हैं। तो लंग्स मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एक्सक्रीट करते हैं और एक सिंगल मिनट में आपके दोनों लंग्स 200 ml CO2 जो है एक्सक्रीट कर लेते हैं। रिमेंबर दिस, है ना। ये जो NCERT में जो फैक्ट्स दे रखे हैं, जो स्टेट्स दे रखे हैं, ये स्टेट्स देखो आपको याद करने हैं। 200 ml पर मिनट CO2 आपकी बॉडी बाहर जो है एक्सक्रीट करती है बाय लंग्स। अब सवाल है कि CO2 आता कहाँ से है। तो देखो, CO2 अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो आपकी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का करती है ऑक्सीडेशन। इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ में बनती है एनर्जी, ATP। तो आपकी बॉडी का हर एक सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो यही रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप सोचो, आपकी बॉडी के हर सेल में अगर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 बनता है आपकी बॉडी में। इसलिए तो आप देखो यहाँ पर एक मिनट में 200 ml एक्सक्रीट करती है। बाकी इसके बारे में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे डिफ्यूजन होता है, वो सब कुछ हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके भी वीडियोज़ अपलोडेड है। तो उन वीडियोज़ को देखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर भी जो है एक्सक्रीट करते हैं, है ना। तो जो अब हम लोग एक्सेल करते हैं उस एक्सेल में कई बार वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में, लेकिन मेन क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए आप लोगों के लिए, कि जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या हम केवल CO2 एक्सेल करते हैं। मैं गैसेस की बात करता हूँ कि क्या केवल CO2 रहती है क्या गैसेस में, और अगर केवल CO2 नहीं रहती तो क्या ऑक्सीजन रहता है उसमें एक्सेल जब हम करते हैं, यानी जो हम एयर एक्सपायर करते हैं उसमें। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे इसका आंसर दो। आपका क्यूरियोसिटी मैं और बढ़ाता हूँ, इस बात को एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि जो आप एयर एक्सेल करते हो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा रहता है। किसमें, जो एयर आप एक्सेल करते हो। तो जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं, तो जब आप एक्सेल करते हो तब उसमें भी, उस गैस में भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। ये फैक्ट है और ये चीज़ें हमने जब हम डिटेल में स्टडी किए हैं, हमने ये सब उसके वीडियोज़ अपलोडेड है, वहाँ देखना, हमने प्रूव किया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं। तो लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है और कैसे करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने डिटेल में पढ़ा। आप सबको पता होगा कि जो लीवर होता है उस लीवर से एक डक्ट निकलता है ना, ये देखो आप, ये डक्ट है, लीवर के डक्ट है ये दोनों, एक लेफ्ट लोब से निकल रहा है, एक राइट लोब से निकल रहा है। तो राइट लोब का डक्ट और लेफ्ट लोब का डक्ट है ना, लिख के कुछ नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में है नहीं, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। तो ये दोनों जो लीवर के ये जो दोनों लोब्स है ये मिलकर एक कॉमन लोब बना देते हैं। फिर बाद में गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है। तो गॉल ब्लैडर का डक्ट और लीवर का डक्ट दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पर, और जिससे बन गया कॉमन बाइल डक्ट। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कुछ है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो लीवर का डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट मिलके क्या बन गया, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और नीचे आता है, ये जो ग्रीन कलर का शो कर रहा है ये नीचे आ रहा है यहाँ पे। ये जो आपको एक येलो कलर को लीफ लाइक ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये पैंक्रियाज है, दिस इज पैंक्रियाज। और ये पैंक्रियाज का डक्ट, ये पैंक्रियाज का डक्ट, आप सबको पता होगा पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन इसका क्या है कि ये बेसिकली पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बनाता है, बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, जिस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रहा है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट बाहर आ रहा है। तो ये दोनों डक्ट कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनता है। ये चीज़ें सब एनसीईआरटी में दे रखी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों ने मिलकर ये जो कॉमन डक्ट बनाया है जो, ठीक है, इसको हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये आकर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में ओपन होता है। ये डुओडेनम में देखो, ये स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया, और ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर डुओडेनम है ना। आप जो पैंक्रियाज में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, एनसीईआरटी की लाइन है कि पैंक्रियाज इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ द डुओडेनम। तो ये रहा पैंक्रियाज। तो डुओडेनम में जाकर ओपन हो गया हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब इस डक्ट से क्या क्या आएगा, इस डक्ट से लीवर का कंटेंट भी आएगा और पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा। और लीवर का कंटेंट और गॉल ब्लैडर का कंटेंट क्या है, बाइल जूस। तो लीवर जो बाइल जूस रिलीज करता है वो बाइल जूस डुओडेनम में पहुंचता है और हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से पहुंचता है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ, ये डक्ट जब डुओडेनम में ओपन होता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये स्फिंक्टर इस डक्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, और जब ये स्फिंक्टर ओपन होगा तभी पैंक्रियाटिक जूस और बाइल डक्ट का जो कंटेंट है यानी कि बाइल जूस, ये डुओडेनम में पहुँच पाएगा। आपको मुझे उस स्फिंक्टर का नाम बताना है, कमेंट सेक्शन में आओ। एनसीईआरटी में दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट को डुओडेनम में ओपन करता है। क्लियर। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बनाता हूँ मैं आपका, है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर कंसेप्ट बना रहा हूँ मैं आपका कि देखो बॉडी कितना एफिशिएंट तरीके से काम करती है। देखो हमने मेन जब आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है तो आप कहते हो कि भाई यूरिन की फॉर्म में होता है। कोई भी ऐसा वेस्ट रहता है तो हम उसको डाल देते हैं यूरिन में और वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाता है। जैसे एक्सेस सोडियम है, काम का नहीं है, बाहर भेज दो। डायबिटीज़ मेलाइटस का केस है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रखा है, यूरिन के साथ बाहर भेज दो। नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, काम के नहीं है, यूरिन के साथ बाहर भेज दो। क्रिएटिनाइन है, क्रिएटिन है, ये यूरिन के साथ बाहर भेज दो। सब हम यूरिन में डाल देते हैं और वो बॉडी से बाहर चला जाता है। यहाँ एक कंसेप्ट समझें आप, यूरिन जो है, यूरिन एक वाटर बेस्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, यूरिन में बेसिकली वाटर है। अब आपकी बॉडी में कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, समझना इस चीज़ को। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोलेस्टेरॉल लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये एक ऐसा वेस्ट है, जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या, हाइड्रोफोबिक। तो क्या हम कोलेस्ट्रॉल या कोई दूसरा हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को यूरिन में डाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यूरिन क्या है, यूरिन वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, एक यूरिन हाइड्रोफिलिक है, कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक है ना, मिसिबल नहीं होते। आप हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को, वेस्ट्स को यूरिन में डाल के एक्सक्रीट नहीं कर सकते। यहाँ काम आता है लीवर। यहाँ क्या काम आएगा, लीवर। तो जितने आप लीवर के साथ जो एक्सक्रीट होने वाले मटेरियल्स देखोगे सारे हाइड्रोफोबिक है, जो यूरिन के साथ हम एक्सक्रीट नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लीवर के थ्रू में एक्सक्रीट करते हैं। अब लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन कैसे होगा,
तो लीवर को कोई भी सब्सटेंस अगर एक्सक्रीट करना हो तो वो डाल देता है इस हेपेटिक डक्ट में। ये हेपेटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में आता है और फिर आता है डुओडेनम में। डुओडेनम से ये आगे की तरफ पास हो जाएगा फूड के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पहुंचेगा और रेक्टम से ये विद स्टूल, जो अपना सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है, स्टूल है, मल कहते हैं जिसको, या फिसिस कहते हैं जिसको, ये स्टूल के साथ वो सारे हाइड्रोफोबिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वेस्ट को आप यूरिन के साथ बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि वाई लीवर को भी ज़रूरत पड़ी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने की हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के लिए, बस इसीलिए लीवर इंपॉर्टेंस रखता है। लीवर आप सबको पता है बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, और ये सब्सटेंसेस को अगर एक्सक्रीट करना है तो किसके हेल्प से एक्सक्रीट करेगा? बाइल जूस की हेल्प से। तो इसलिए जब आप बाइल जूस के फंक्शंस पढ़ते हो तो आप एक फंक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से आप क्या कहते हो कि ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको मुझे बताना है कि बाइल जूस में कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कि बाइल जूस में कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और फैट के डाइजेशन में बाइल जूस का क्या रोल है। ये सब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियोस भी अपलोडेड है, आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखें। देखो बहुत से वीडियोस जो हैं वो एक्चुअली हमने मेंबर्स के लिए कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, आपको हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, बाकी यूट्यूब अपने आप आपको जो है ज्वाइन करवा देगा, वहाँ पे आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। देखो अगर आपको लगता है कि हम एक्चुअल में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स पे, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। और हमने कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे। यूट्यूब का जो लोवेस्ट चार्ज है वो है 89 रुपीज़ पर मंथ, यानी आपके मोबाइल रिचार्ज से भी बहुत सस्ता, ठीक है। तो जो लोवेस्ट चार्जेस पॉसिबल थे वही रखे हमने केवल। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ वो देख सकें। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आके कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होगा और बाइल जूस का मेन रोल क्या रहता है डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में स्पेसिफिकली। और आज हमने ये सीख लिया कि बाइल जूस एक ज़रिया बना दिया हमने, ताकि हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को स्टूल के साथ जो है बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो फीसिस के साथ या स्टूल के साथ जो है हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से बाहर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कि ऐसे कौन कौन से वेस्ट्स हैं जो बाइल जूस की हेल्प से एक्सक्रीट किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख लेना, ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक है। ये मेन कंसेप्ट दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, आप सबको पता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक मटेरियल है बिलीरुबिन। अब आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं कि बिलीरुबिन बॉडी में आता कहाँ से है, बिलीरुबिन का सोर्स क्या है, कहाँ से आएगा बिलीरुबिन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है। देखो मैं क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आए, आप उन क्वेश्चंस को ढूंढने का ट्राई करो, ठीक है। और जब आप ट्राई करने जाओगे, आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देखोगे या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पढ़ोगे, तो उस टेक्स्ट से आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आप चीज़ों को लिंक करना चालू करोगे। हमारा एक वीडियो अपलोडेड है ब्लड का जो सेशन है ना, हमने ब्लड के ऊपर कम से कम 30 से ज़्यादा वीडियोस बनाए, ठीक है। उसमें हमने सब डिस्कशन किया है। उसमें से एक वीडियो है डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वहाँ देखना आपको बिलीरुबिन का पता चलेगा। बिलीरुबिन हाइड्रोफोबिक बाइल जूस से निकाला जाता है। बिलीवर्डिन अगेन वही एक बाइल पिगमेंट है, ये भी बिलीवर्डिन को भी यहीं से निकाला जाता है। कोलेस्ट्रॉल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो डिग्रेड हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जब इनका डिग्रेडेशन हो जाता है तो उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अगेन ये भी कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। और वाइटामिन्स एक्सेस में जब वाइटामिन्स होते हैं तो उनको बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट किया जाता है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन समझना और अपना दिमाग लगा के मुझे आंसर देना कि वाइटामिन्स, क्या सारे के सारे वाइटामिन्स बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट होते हैं क्या? और अगर नहीं तो आपको मुझे बताना है ऐसे कौन से वाइटामिन्स हैं जिनको आप बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट करोगे और ऐसे कौन से वाइटामिन्स हैं जिनको आप यूरिन के साथ एक्सक्रीट करोगे। बहुत आसान है, कर लोगे। अगर आपने ये वाला स्लाइड बहुत अच्छे से सुना है आपने, अगर मुझे, तो आप मुझे बहुत इजीली बता दोगे कि सर ये वाले वाइटामिन्स बाइल जूस के साथ निकलेंगे और ये वाले वाइटामिन्स यूरिन के साथ निकलेंगे। फंडा वही रखा है, ठीक है। और उसके अलावा ड्रग्स, देखो जो हम मेडिसिन खाते हैं ना, आप बीमार पड़ते हो मेडिसिन लेते हो, उन मेडिसिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है आपकी बॉडी में, वो दो मेन जगह पे होता है, एक लीवर में और एक किडनी में,
ठीक है, वो मेडिसिन टू मेडिसिन वेरी करता है। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो लीवर मेटाबोलाइज करता है और उन ड्रग्स को बाद में वो बॉडी से बाहर निकालता है वाया दिस बाइल डक्ट ओनली, यानी बाइल जूस के साथ में। तो ये हो गया लीवर का रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। तो स्वेट भी एक तरह से आपकी बॉडी से बाहर निकलता है और ये भी एक मीडियम बन जाता है कि अगर कोई चीज़ एक्सेस में है तो उसको आप बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्वेट रहता है, जो पसीना रहता है, वो सॉल्टी रहता है बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब आपकी बॉडी में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है तो NaCl को भी बॉडी के साथ बाहर निकालने का एक तरीका है स्वेट या पसीना। देखो एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ें NCERT में नहीं है, स्किन आपके कोर्स में नहीं है NCERT में, लेकिन एक हल्का सा आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है कि बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स होती कहाँ हैं। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ में सीबेशियस ग्लैंड्स की भी बात करेंगे, क्योंकि इसी पैराग्राफ में NCERT ने दोनों के बारे में बात की है। तो यू शुड नो दी लोकेशन, एक हल्का सा आइडिया ले लें। और अगर आप नीट UG की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो इनको याद मत करें, हल्का सा आइडिया ले लें इनके लोकेशन के बारे में और ये क्या एक्सक्रीट करते हैं वो याद कर लें, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप करें बच्चों, बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपके सामने ना एक स्किन का डायग्राम है, ठीक है, ये हेयर है, स्किन पे जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं, इन हेयर को देखो, ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है ये तो बहुत छोटा सा है, हेयर अंदर की तरफ प्रॉपर एक सिस्टम में रहता है ऐसे, इसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल। ये स्किन रह गई, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्किन में भी आपको पता है कि अपर पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे के पार्ट को डर्मिस कहते हैं। तो ये जो आप ऐसा समझ लो कि ये जो एपिथेलियम वाला पोर्शन है स्किन का वो एपिडर्मिस है और नीचे वाला पोर्शन डर्मिस। क्लियर? अब क्या है कि हम अपनी बात करते हैं, यहाँ स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स देखने को मिलेगी आपको। पहली तो ये स्वेट ग्लैंड्स, इसको देखो आप, ये देखो आप, ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना ऐसे कोई सांप कुंडली मार के बैठा है, ये स्वेट ग्लैंड है बेसिकली, ठीक है। और ये स्वेट ग्लैंड देखो, इसका डक्ट आपके स्किन के सरफेस पे ओपन होता है ना, इसमें स्वेट का प्रोडक्शन होता है और ये स्वेट यहाँ से आता हुआ आपकी स्किन में ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड से, यहाँ से आपकी स्किन पे स्वेट रिलीज होता है। यहाँ मैं एक और ग्लैंड की बात करना चाहूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आप फॉलिकल जो रहता है ना, ये हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड एक ग्लैंड है। यहाँ पे देखो आप, मैं एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, ये देखो हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड एक ग्लैंड दिख रहा है आपको, इस ग्लैंड का नाम है सीबेशियस ग्लैंड। दिस इज सीबेशियस ग्लैंड। और ये सीबेशियस ग्लैंड बेसिकली एक ऑयली सीक्रेशन रिलीज करती है। इसका जो सीक्रेशन होता है इसको हम कहते हैं सीबम, और ये सीबम बेसिकली ऑयली रहता है। आपने देखा होगा ना, आपकी स्किन जो है ना ऑयली ऑयली फील करती है, कभी आपको ऑयल रिलीज होता रहता है, ये सीबेशियस ग्लैंड से आता है और ये प्रोटेक्टिव रहता है आपकी बॉडी के लिए, ये आपकी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ऑयल है ना। और ये स्वेट ग्लैंड्स, तो ये दोनों ही स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड आपके स्किन में प्रेजेंट रहती है। अब आ जाते हैं अपन अपने चैप्टर पे कि भाई काम क्या है। तो स्वेट ग्लैंड्स स्किन में प्रेजेंट रहता है। स्वेट का मेन फंक्शन क्या रहता है? स्वेट का मेन फंक्शन रहता है जब आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्वेट प्रोड्यूस होती है। तो आपके बॉडी के स्किन के सरफेस पे क्या आ जाएगा? स्वेट, पानी आ जाएगा बेसिकली, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। स्वेट आप देखना, एक तो समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब आप किसी गर्मी वाले एरिया में बैठे हो तो गर्म हो रहा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी स्वेट रिलीज़ करती है। या जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकती है, तो स्वेट प्रोड्यूस होता है ज़्यादा ताकि आपकी बॉडी पे एक कूलिंग इफेक्ट आ जाए। ये सेम वही कंसेप्ट है जो आप प्लांट्स में पढ़ते हो ट्रांसपीरेशन में। आप प्लांट्स में पढ़ते हो ना कि प्लांट की लीव्स से ट्रांसपीरेशन होता है, वो ट्रांसपीरेशन का भी मेन काम यही है कि वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्लांट सरफेस पे, और स्वेट कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी सरफेस पे। तो ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन अब बिकॉज ये बॉडी से बाहर निकल ही रहा है तो ये साथ साथ में एक्सक्रीशन का भी काम कर लेता है। तो कई बार क्या होता है, जब NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इनको जब बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है तो ये स्वेट के साथ इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बॉडी से बाहर ही आ रहा है वाटर, तो इसको एक मीडियम बना लेते हैं हम कि इनको भी आप एक्सक्रीट साथ साथ में कर दो। तो सोडियम क्लोराइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड। अब अगर आप नीट UG की तैयारी कर रहे हो NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सारी की सारी। NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड जो है वो स्वेट के साथ रिलीज होता है।
चलिए, इसी के साथ हमने देखी सीबेशियस ग्लैंड्स। सीबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? एक सीक्रेशन जिसका नाम है सीबम, हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड रहती है, ये भी स्किन में प्रेजेंट रहती है और एक ऑयली सीक्रेशन रिलीज करती है जिसे सीबम कहा जाता है। ये पिक्चर देखो, आप कई बार ऐसा फील करते होंगे आपकी स्किन ऑयली हो गई है काफ़ी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीबम। ये एक बेसिकली आपके लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग करती है स्किन पे। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीबेशियस ग्लैंड्स पे अलग से वीडियोज़ है, डिटेल में आप वहाँ पे देख सकते हो, उनके बारे में और स्टडी करनी हो तो। फिलहाल मैं एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जा रहा, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि सीबम एक ऑयली सिक्रेशन है जो ऑयली कवरिंग बनाता है स्किन पे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या रिलीज़ करता है, अभी आप यहाँ से समझना एक चीज़, देखो कितना सिंपल सिस्टम है, रटने की ज़रूरत नहीं है। सीबम क्या है? ऑयली। ऑयल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ऑयल क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो क्या ऑयल, ये जो सीक्रेशन है सीबम, सीबम खुद हाइड्रोफोबिक है, तो क्या ये कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट कर सकता है? नहीं कर सकता, मिसिबल नहीं होते ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मिसिबल ही नहीं होते, मिक्स ही नहीं होते आपस में। तो अगेन सीबेशियस ग्लैंड्स जिन वेस्ट्स का एक्सक्रीशन करती है सारे के सारे हाइड्रोफोबिक है। स्टेरॉल्स हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफोबिक, वैक्स हाइड्रोफोबिक, समझ रहे हो? तो देखो बहुत सिंपल है बायोलॉजी, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कंसेप्ट्स पे काम करना है। तो ना ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वैक्स कहाँ से रिलीज़ होगा, मैं भूल गया, स्वेट से या सीबम से। मैं भूलने की बात नहीं है, वैक्स हाइड्रोफोबिक होता है ना। वैक्स कौन सी कैटेगरी में आता है? वैक्स आता है लिपिड्स की कैटेगरी में, स्टेरॉल्स लिपिड्स की कैटेगरी में, सारे के सारे हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो स्वेट के साथ कैसे एक्सक्रीट कर लोगे? स्वेट तो वाटर बेस्ड है, सीबम है ऑयल बेस्ड, सीबम के साथ एक्सक्रीट करोगे। ये सब बहुत आसान है, कंसेप्ट्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सलाइवा। सलाइवा आप सबको मालूम है, जिसे हिंदी में लार कहा जाता है, आपकी ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है। ओरल कैविटी के बाहर कुछ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सब डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी में दे रखी है चीज़ें। और ये जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है सलाइवा। सलाइवा का जो मेन फंक्शन रहता है डाइजेशन का रहता है। ओरल कैविटी में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को डाइजेशन करता है और कन्वर्ट करता है वो माल्टोज में, ठीक है। तो चलो बात कर ही लिए हमने यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे उस एंजाइम का नाम भी बता दो जो ये रिएक्शन कैरी आउट करता है। तो ये एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा सलाइवा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी रहता है, इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती है, उस एंटीबॉडी का नाम है, कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बताओ। ये चीज़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं सारी की सारी, अब आप तो मुझे बस आंसर देते रहो इन सब का, है ना। अब सलाइवा का एक्सक्रीशन में क्या रोल है? तो सलाइवा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट्स को एक्सक्रीट कर सकता है, मतलब आपकी बॉडी कई बार यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को सलाइवा के साथ भी एक्सक्रीट करता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कैन एक्सक्रीट, यानी अगर आप नॉर्मली देखोगे तो सलाइवा में आपको यूरिया यूरिक एसिड नहीं मिलेंगे नॉर्मली, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है जब सलाइवा को इन्हें एक्सक्रीट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये था अबाउट रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो मैंने काफ़ी चैप्टर्स को कंबाइन करके कुछ डिस्कशंस कर लिए हैं यहाँ पे, एंड आई रियली होप कि ये सारे डिस्कशंस आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे यहाँ वेरियस कॉन्टैक्ट्स दे रहा हूँ मैं आपको, चाहे इंस्टाग्राम हो, मेल आईडी हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर। और जितने भी लोग हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेंबर्स बन रहे हैं हमारे ग्रुप से, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेंबर बनते ही सबसे पहले हमारे इस मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं, ताकि हम वहाँ पे और हेल्दी डिस्कशंस, आपके डाउट्स वगैरह हम लोग प्रेफरेंशियल लेवल पे ले सके। देखो क्या होता है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स जब होते हैं तो दिन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो दिक्कत वही होती है कि हम सबको इतना जल्दी रिप्लाई कर नहीं पाते, हमारे लिए देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो मेंबर्स हैं उनके लिए हमने एक अलग से ही ग्रुप बना रखा है, ताकि जो मेंबर्स के जो डाउट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा, है ना, फटाफट ले लेते हैं। तो बस दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि हम सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई नहीं करते या उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है यार, मेरे लिए तो सब्सक्राइबर्स मेंबर्स भी बराबर हैं, और मैं मेंबर्स को भी जितने भी व्हाट्सएप में कोशिश करता हूँ कि टाइम पे उनको भी रिप्लाई दे सकूँ। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।